तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए हैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 6 जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी को एनालाइज, उसको प्लान और इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट करते हैं। इसका मेन फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पर होता है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज, प्लान, implement and evaluate strategies to reach their goals and objective. It focuses on long-term goals and involves careful analysis of both internal and external environment to ensure sustained competitive advantage. तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन। और इसे हम यदि हम अपनी भाषा में समझना चाहें तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी को एनालाइज, उसको प्लान, उसको इम्प्लीमेंट और उसे इवेल्युएट करते हैं। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझाने में मदद करती है कि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है। तो चलिए अब कुछ उसके की एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला की एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि ये सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। इसका मतलब है कि इंटरनल फैक्टर्स जैसे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस कहते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कहते हैं उसको समझाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सारे इन्वॉल्वमेंट को समझा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, ये होता है पहला स्टेप। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि इस फेज में हम लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सके। ये प्लान्स गोल्स सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। यानी कि डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि लॉन्ग टर्म इसमें प्लान्स डेवलप किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। और तीसरा स्टेप है हमारा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग द स्ट्रेटेजी प्लान इनटू एक्शन। यानी इसमें हम स्ट्रेटेजिक प्लान को एक्शन में लाते हैं। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये डिसाइड होता है, ये डिसाइड किया जाता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में। पुटिंग द स्ट्रेटेजी प्लान इनटू एक्शन, यानी कि जो प्लान बनाया गया है उसे एक्शन में लाना। और इसके बाद है स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स टू इंश्योर गोल्स आर बीइंग मेट। यानी इस स्टेप में हम मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि क्या आउटकम आ रहे हैं और क्या हमारे गोल्स मीट हो रहे हैं। अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा है तो हम चेंज करते हैं। यानी कि इसमें पहले मॉनिटर और इवेल्युएशन के थ्रू इवेल्युएशन करते हैं, जांच करते हैं उसकी, और आउटकम के हिसाब से हम यदि कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसे चेंज करते हैं। तो ये था की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, जिसमें हमने सबसे पहला देखा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यानी कि पहले अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट को समझना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करना और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। और तीसरे स्टेप में हम उस प्लान्स जो कि हमने प्लानिंग में बनाया था प्लान्स, उसे इम्प्लीमेंट करना, यानी कि पुटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू एक्शन, यानी कि उसे काम में लाना, यानी कि एक्शन में करना। और लास्ट स्टेप है स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स टू इंश्योर गोल्स आर बीइंग मेट, यानी कि गोल्स मीट हो रहे हैं कि नहीं, पूरे हो रहे हैं कि नहीं जो बनाए गए हैं, उनका मॉनिटर करना, जांच पड़ताल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासेस ऑफ डिसीजंस, यानी कि डिसीजन के क्लासेस जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं। इन्हें हम इम्पैक्ट, स्कोप और टाइम फ्रेम के बारे में पर क्लासीफाई कर सकते हैं।
Decisions in strategic management can be classified based on their impact, स्कोप एंड टाइम फ्रेम, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करते हैं किसे, क्लासेस ऑफ डिसीजन, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इन सारे बिहाफ पे हम लोग उसे क्लासीफाई कर देते हैं इम्पैक्ट, स्कोप और टाइम फ्रेम के बिहाफ पे। तो सबसे पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन। पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन चलिए समझते हैं क्या होता है। लॉन्ग टर्म, ब्रॉड इन स्कोप एंड फोकस ऑन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म होते हैं और ब्रॉड स्कोप रखते हैं। इनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन पर होता है, तो जिसे हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बोलते हैं। ये सारे डिसीजन की टाइप्स हैं, क्लासेस, यानी कि इनको बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, स्कोप एंड टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसीजन देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन आता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ब्रॉड इन स्कोप होते हैं एंड फोकस होते हैं ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे लिखा है इंटरिंग अ न्यू मार्केट और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी नया मार्केट इंटर करना या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का नए मार्केट में इंटर होना या किसी मार्केट में रख नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आती हैं। दूसरा है टैक्टिकल डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन यानी कि मीडियम टर्म होता है, ये फोकस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, यानी कि ये मीडियम टर्म डिसीजन है। इनका फोकस होता है कि स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके भी कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिसोर्स एलोकेट करना, ये सारे टेक्टिकल डिसीजन कहलाते हैं। तीसरा टाइप है डिसीजन का ऑपरेशनल डिसीजन, शॉर्ट टर्म कंसर्न्ड विद द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। शेड्यूलिंग द टास्क, मैनेजिंग वर्क फ्लो, यानी कि टास्क को शेड्यूल करना या फिर वर्क फ्लो को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल डिसीजन में आती हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, स्कोप एंड टाइम फ्रेम। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ डिसीजन। तो चलिए समझते हैं लेवल्स ऑफ डिसीजन क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑपरेट्स एट 3 की लेवल्स, ईच इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंटली, यानी कि ये 3 लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है आपका लेवल्स ऑफ डिसीजन में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, फोकसेस ऑन द ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन ईयर इंक्लूड्स मर्जर, एक्विजिशंस, डाइवर्सिफिकेशन एंड अलायंस, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का फोकस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्कोप और डायरेक्शन पर होता है। इस लेवल पर डिसीजन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे सबसे पहला इसमें डिसीजन मर्जर है। मर्जर यानी दो कंपनीज का मिलना ताकि दोनों की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाया जा सके, यानी कि दो कंपनी को एक साथ मिला के आपने कभी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू पे आपने बहुत देखा होगा, कंपनीज का मर्जर्स मर्ज होकर एक कंपनी बन जाती हैं ताकि उसके स्ट्रेंथ का, इसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी और इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो यदि मर्ज किया जाए तो दोनों की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाया जाएगा, तो एक डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये होता है मर्जर का कॉन्सेप्ट। दूसरा है एक्विजिशन, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है ताकि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर सके, तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। यानी कि एक कंपनी होती है किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करती है दूसरी कंपनीज को खरीद के। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को नई प्रोडक्ट या सर्विसेज में एक्सपेंड करता है। डाइवर्सिफिकेशन माने कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पहले कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहा होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बढ़ाता है। अब नए नए प्रोडक्ट में उसकी एंट्री होती है, नए नए प्रोडक्ट आप ऑफर करता है, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद है अलायंस। अलायंस यानी कि ये पार्टनरशिप होती है जो कंपनीज के बीच स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के लिए होती है। यानी कि अलायंस माने दो ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप होना किसी
पार्टनरशिप यानी कि कंपनी के बीच स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने के लिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। इसके बाद है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो चलिए समझते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होती है। Involves decisions that focus on competing in a specific market. This level addresses how a business can gain a competitive advantage in its industry. यानी कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में डिसीजंस फोकस करते हैं कि एक स्पेसिफिक मार्केट में कैसे compete किया जाए। ये लेवल्स एड्रेस करता है competitive एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है ये समझना कि कैसे एक बिजनेस अपने इंडस्ट्री में दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सके। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का ये मतलब होता है, इसका मतलब है कि बिजनेस को ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। क्या वो प्राइस कंपटीशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट या इनोवेशन के जरिए कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। इसके बाद है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, यानी कि इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। फोकसेस ऑन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस within an organization such as marketing, finance and or production. The aim is to improve operational efficiency and effectiveness. यानी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस पर फोकस करता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। मार्केटिंग इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना और कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं मार्केटिंग में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना और कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। वहीं फाइनेंस में आपका ये बजट बनाने, फंड एलोकेट करना और फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने से रिलेटेड होता है फाइनेंस वाला सिस्टम। मतलब कैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे, उन सब का बजट बनाना, फंड्स को एलोकेट करना और फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। इसके बाद प्रोडक्शन, यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने और ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का एम ऑपरेशनल इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या होती है। A strategy is a comprehensive plan designed to achieve organizational goals. It involves determining the best way to allocate resources and adapt to environmental changes. यानी कि स्ट्रेटेजी क्या है, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। स्ट्रेटेजी को हिंदी में हम लोग रणनीति बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है जो कि डिज़ाइन होता है किसके लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान डिज़ाइन किया जाता है, उसी को हम लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे, यानी कि इसमें एक बेस्ट वे को डिटरमाइन किया जाता है, ढूंढा जाता है किसके लिए, टू एलोकेट रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए, एंड अडॉप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया हो सके। ये सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रेटेजी में। यानी कि इसका मतलब है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है और इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ कैसे अडॉप्ट करना है, ये समझना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी में आती हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी गिवन है। जैसे सबसे पहला है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होता है, फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग द कंपनीज मार्केट शेयर और रेवेन्यू, यानी कि किस पे फोकस करता है, एक्सपेंडिंग यानी कि बढ़ना, द मार्केट शेयर और रेवेन्यू, यानी कि ये स्ट्रेटेजी कंपनी की मार्केट शेयर या रेवेन्यू को एक्सपेंड करने पर फोकस करती है। इसमें नए मार्केट में इंटर करना या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शामिल हो सकता है, जिसे हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को एक्सपेंड करना और बढ़ाना, यानी कितना है तो और इसको बढ़ा करके एक्सपेंड करना। मार्केट में कैसे बढ़ाया जा सकता है, या तो कोई नई छोटी छोटी कंपनी का एक्विजिशन करके हो सकता है, या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्च करके ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। इसका फोकस होता है एक्सपेंडिंग द कंपनीज मार्केट शेयर, ये की पॉइंट है। दूसरा टाइप है स्ट्रेटेजी का स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इसका क्या होता है,
एम्ड एट द मेंटेनिंग द करंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, स्टेबल स्टेबल रहना चाहती है इसमें। इसका एम ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन को मेंटेन करना होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेबल फेज में होती है और कोई मेजर चेंजेस नहीं चाहती। तो ये था दूसरा टाइप स्ट्रेटेजी का, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, यानी कि इसमें करंट पोजीशन को बनाए रखना, मेंटेन करना शामिल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा टाइप है अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स डाउनसाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यानी कि ये स्ट्रेटेजी डाउनसाइजिंग या रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ एरियाज को छोड़कर या रिड्यूस करके अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। तो ये री रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कहलाती है। यानी कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे फील्ड्स में काम कर रही है और अपने सारे रिसोर्स को हर जगह एलोकेट कर रही है, यूज कर रही है, लेकिन बेस्ट आउटपुट दो तीन जगह से नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकती है, डाउन साइजिंग और रिस्ट्रक्चरिंग। यानी ये सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ जिस पे जो कि प्रॉफिटेबल काम है उस पर फोकस करेगी, तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो यही इसमें है, डाउन साइजिंग या अपने साइज को थोड़ा सा डाउन ही कर सकती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर सकती है, तो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेगी। तो इसमें ये सारी स्ट्रेटेजी आती है। लास्ट टाइप है स्ट्रेटेजी का, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, यूजेस एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट साइमल्टेनियसली। तो इसमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट के एलिमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सके। तो ये कॉम्बिनेशनल स्ट्रेटजी कहलाती है। यानी कि इसमें ग्रोथ, क्या लिखा है, हाँ ये है, यानी कि इसमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट साइमल्टेनियसली शामिल है। यानी कि एक साथ इन सारी चीज़ों को साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे जिससे वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सके। ये थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। अब देखते हैं रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजी, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने स्ट्रेटजी देखे हैं उनके रोल देखेंगे क्या होते हैं। Strategic management involves multiple key players who contribute to the formulation and implementation of strategy. यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल की प्लेयर, यानी कि इसमें मल्टीपल की प्लेयर होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। यानी कि स्ट्रेटजी जो होगी, रणनीति, उसे फॉर्मुलेशन यानी बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना शामिल होता है, जो कि इन लोगों के द्वारा होता है। तो वही कि स्ट्रेटेजिस्ट ये लोग हैं। पहला सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर, एम्प्लॉयज। तो चलिए ये लोग हैं जो कि शामिल होते हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले देखते हैं सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी डायरेक्शन एंड टेकिंग हाई लेवल डिसीजंस। यानी सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करना होता है। ये हाई लेवल डिसीजन लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को सेव करते हैं, यानी फ्यूचर बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन का। सीईओ का रोल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि उनकी विजन और डायरेक्शन से पूरा ऑर्गेनाइजेशन गाइड होता है। यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनकी डिसीजन पर ही डिपेंड होता है। तो ये था पहला स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा है टॉप मैनेजमेंट, इंक्लूड एग्जीक्यूटिव्स एंड सीनियर लीडर्स who oversee the strategic process and ensure alignment with corporate goals। यानी टॉप मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर लीडर्स शामिल होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को ओवरसी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट गोल्स के साथ अलाइन है। इनका काम स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज एलोकेट करना होता है। तीसरे पे आते हैं मिडल मैनेजमेंट, यानी कि ये लोग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट।
यानी कि मिडिल मैनेजमेंट का रोल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना होता है, और ये टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच ब्रिज का काम करते हैं। इनका फोकस ऑपरेशनल टास्क पर होता है और ये इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती रहे। इसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोवाइड ओवरसाइट एंड इंश्योर द स्ट्रेटेजिक अलाइन विद कंपनीज मिशन एंड स्टेक होल्डर interest, provide oversight and ensure that strategies align with the company mission and stockholder interest। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओवरसाइट करता है और ये इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटजीज कंपनी के मिशन और स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट के साथ अलाइन है। स्टेक होल्डर्स यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं उन्हें हम डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जो कि टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। तो वही यहाँ बात कही जा रही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरसाइट करता है और ये इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटेजी कंपनी के मिशन, यानी कि कंपनी की जो मिशन होगी और स्टेक होल्डर के जो इंटरेस्ट के साथ अलाइन रहे। इनका रोल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। इसके बाद आते हैं आपके कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स, प्रोवाइड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव एंड स्पेशलाइज एक्सपर्टीज टू गाइड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यानी कंसल्टेंट्स या एडवाइजर्स एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करने में मदद करते हैं। इनकी इंसाइट ऑर्गेनाइजेशन को नए आइडियाज और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए कंसल्टेंट्स और एडवाइजर भी स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉयज जो कि लोग काम करते हैं नीचे लो लेवल पे, play a critical role in executing strategies and providing feedback on operational issues that impact strategic plans। यानी एम्प्लॉयज भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनका रोल स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना और ऑपरेशनल इशू पर फीडबैक देना होता है। एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजी के सक्सेस के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। तो ये थे कुछ की स्ट्रेटेजिस्ट जो कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। की प्लेयर्स हु कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करने में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। सीईओ, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स और एम्प्लॉयज। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेवेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स बेनिफिट। यानी कि रिलेवेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आज के डायनामिक और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेवेंट इन टुडे डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। द की बेनिफिट्स इंक्लूड, तो चलिए अब कुछ की बेनिफिट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रोएक्टिव अप्रोच, allows organization to anticipate changes in the market and adopt accordingly। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में चेंजेस को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी देता है। इससे वो टाइमली एक्शन ले सकते हैं और इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा की बेनिफिट है क्लियर डायरेक्शन। पहला क्या था, अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एंटिसिपेट चेंजेस इन द मार्केट टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। दूसरा है क्लियर डायरेक्शन, यानी कि प्रोवाइड अ रोड मैप टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक रोड मैप प्रोवाइड करता है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। ये क्लैरिटी देता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये सारी चीजें क्लियर डायरेक्शन से पता चलती है। तीसरा बेनिफिट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द मार्केट प्लेस टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। इससे उन्हें कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने का मौका मिलता है। यानी कि इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई मिलता है मार्केट प्लेस में, टू अहेड कॉम्पिटिटर्स। इसके बाद है आपका चौथा बेनिफिट है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
तो इस प्रोसेस के थ्रू रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज़ करना इंश्योर होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी भी बढ़ाता है। इसके बाद है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग को इनेबल करता है जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ये रिजल्ट्स को मॉनिटर करना और एनालाइज करने का प्रोसेस भी इंक्लूड करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और लीडिंग टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। इसके बाद है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स वायबल एंड प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म रन। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग रन में वायबल और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करते हुए मार्केट की डिमांड से अलाइन रह सकती हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये थे कुछ की बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि चेंजेस एंटिसिपेट इन चेंजेस इन द मार्केट अडेप्ट अकॉर्डिंगली। इसका मतलब था क्लियर डायरेक्शन, यानी कि एक रोड मैप प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना इसमें शामिल होता है ताकि कंपटीटर्स मार्केट प्लेस में कंपटीटर से आगे रहा जाए हमेशा। इसके बाद था ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि इसमें रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करना ताकि उसका इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, तो इसमें क्या था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनेबल बेटर डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग और बिजनेस परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू। लास्ट था लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो वायबल और प्रॉफिटेबल रहें लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा होता है। द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी चेंजेस। Indian companies are adopting strategic management principles to compete both locally and globally। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रैक्टिस इंडिया में सिग्निफिकेंट तरीके से इवॉल्व हुआ है। इस पर ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी चेंजेस के काफ़ी असर पड़ा है। आज की डेट में इंडियन कंपनीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल पर compete करने के लिए अडॉप्ट कर रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंडियन कंपनीज अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू compete बोथ लोकली एंड ग्लोबली। तो चलिए कुछ की ट्रेंड्स देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो भी इंडिया में। तो इसमें सबसे पहला ट्रेंड है आपका लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ, विद द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी इन 1990s, Indian businesses have had to develop more robust strategic management practice to compete internationally। यानी कि जब 1990 में जब इकोनॉमी ओपन हुई तब इंडियन बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर compete करने के लिए रोबस्ट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ी। इसका मतलब है कि कंपनीज को अपना ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना पड़ा। कब 1990 के बाद जब इकोनॉमी ओपन हो, क्योंकि इस समय रिसेशन आया था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो जब 1990 में जब इकोनॉमी कुछ ठीक ठाक हुई तब इंडियन बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए रोबस्ट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ी अपने बिजनेसेस को इंटरनेशनली compete करने के लिए। दूसरा है फोकस ऑन इनोवेशन। Indian companies are increasingly focusing on innovation-driven strategy to maintain competitive advantages। यानी आजकल इंडियन कंपनीज इनोवेशन ड्रिवन स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रही हैं ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को मेंटेन कर सकें। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट तक शामिल नहीं होता, बल्कि बिजनेस प्रोसेसेस और कस्टमर इंगेजमेंट में भी आता है। तो दूसरा ट्रेंड है आपका फोकस ऑन इनोवेशन। तीसरा है CSR एंड सस्टेनेबिलिटी। देयर इज ए ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस पर भी फोकस बढ़ रहा है। कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सीएसआर को इंक्लूड कर रही हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सके। और इसके बाद है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स आर बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट पार्ट बनते जा रहे हैं। कंपनीज टेक्नोलॉजी को अपने ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर रही है, जिससे उनकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंप्रूव हो रही है। इसके बाद है फैमिली और ओन्ड बिजनेसेस। A significant number of businesses in India are family owned, and these companies are increasingly adopting modern strategy management practice to maintain continuously across generations। यानी कि इंडिया में काफ़ी सारी बिजनेसेस फैमिली ओन्ड हैं। ये कंपनीज भी मॉडर्न स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रही हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली मेंटेन हो सके अक्रॉस जनरेशंस। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल मेथड्स को मॉडर्न स्ट्रेटेजी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंडियन कंपनीज के। तो सबसे पहली कंपनी आती है टाटा ग्रुप, known for its diversified strategy, which includes operations in multiple sectors such as steel, automobiles, and softwares। तो टाटा ग्रुप्स अपनी डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है, जो मल्टीपल सेक्टर में ऑपरेशंस रखता है, जैसे स्टील्स, ऑटोमोबाइल्स और सॉफ्टवेयर। इनकी स्ट्रेटजी उनके लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यू पर बेस्ड है, जो उन्हें अलग अलग इंडस्ट्री में सक्सेस दिलाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, काफ़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इंडियन कंपनीज में टाटा ग्रुप का, नोन फॉर इट्स डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी विच इंक्लूड ऑपरेशंस इन मल्टीपल सेक्टर्स सच एज स्टील, ऑटोमोबाइल एंड सॉफ्टवेयर। दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, emphasized both growth and innovation strategy, particularly in the areas of telecommunication and retails। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रोथ और इनोवेशन स्ट्रेटजी पर फोकस करती हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में। इनका विजन है कि वो नए मार्केट में इंटर करें और टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करें। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। तीसरा है इन्फोसिस, फोकसेस ऑन ग्लोबल बिजनेसेस स्ट्रेटजी विथ अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन इनोवेशन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यानी इन्फोसिस ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी पर फोकस करता है। इन्फोसिस ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, जिसमें इनोवेशन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय डेवलपमेंट पर ज़्यादा एम्फेसाइज यानी कि ध्यान दिया जाता है। ये कंपनी अपने प्रोसेसेस को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करती रहती हैं और नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती रहती हैं। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो अपनाया थी कंपनी, इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जो था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के जो लेक्चर नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, MGKP का सिलेबस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।